साथ अबू हुरैरा खबरों को तफसील से देखते हैं। पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड को बारिश और ताजा बर्फबारी की वजह से लैंड स्लाइडिंग और बर्फबारी तूदे गिरने की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वादी कश्मीर में लगातार मौसम की खराबी की वजह से आज फिर एक बार मुगल रोड को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। वाज़ह रहे, पहले ही कई राजनीतिक पार्टियों ने ये सुझाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा है कि इस सीट के लिए जो पार्लिमानी इंतखाबात हैं उनको पोस्टपोन किया जाए, चूँकि यही बताया गया है कि आने वाले दिनों यानी 6 मई तक मौसम की खराबी की वजह से यानी कि मुगल रोड को कई बार बंद करना पड़े। तो आगे भी अगर ये मुगल रोड बंद रह गया तो यकीनन इससे जो है बताया जा रहा है जो पार्लिमानी इंतखाब पर असर पड़ सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे की क्या रणनीति होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुक्रिया। उधर रामबन के आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनके खाने और क़याम के तमाम इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि परनोट इलाके में कल मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से गूल, संगलदान, संबड़ और कंगधारी इलाके का रोड राब्ता हेडक्वार्टर से मुनक़त हो गया था। लैंडस्लाइडिंग के बायस 1 किलोमीटर के इलाके में 50 से 60 के करीब मकान तबाह हो गए। 400 केवी टावर गिरने से वादी कश्मीर का बिजली निजाम भी मुतासिर हुआ है। लोग मजबूरन यहां से अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं, क्योंकि अब इन्हें यहां जीने की कोई आस नजर नहीं आ रही। लोगों का कहना है कि इंतजामिया और सरकार भी इन्हें नजरअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। देखिए, जहाँ तक ये हादसा आज का हुआ है, हमें इसका बड़ा अफसोस है, दुख है कि हमारे जो भाई हैं, हमारे साथी जो हैं, उनके मकान जो हैं इस लैंडस्लाइड में चले गए। और उसमें जो है लोकल आसपास के लोगों ने बड़ी उनकी मदद की और सामान निकाला और उनकी जान भी बचाई। और ख़ासकर मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमदर्द टीम है, जो चंद्रकोट के जो NGO है, इनका जो जज्बा देख के कि इन्होंने फ़ौरन जैसे इनको पता चला ये यहाँ पहुँचे और इन्होंने अपना कैंप यहाँ पे लगा दिया। इस कैंप में अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और इन्होंने जो है जो लोग इस त्रासदी में बेचारे मुश्किल में हैं, जिनको खाना वगैरह नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए इन्होंने खाने का इंतज़ाम किया। और मैं खासकर हमदर्द की जो टीम है, मैं उसका जो है मैं कहता हूँ कि मैं कैसे उनको सलूट करता हूँ सबको, खासकर उनके जो नौजवान साथी हैं और जो उनकी टीम है, जो चेयरमैन है, उन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया। और मेरे ख्याल से इस वक्त में, आज के दौर में, इस तरह की इंसानियत के लिए काम करना बहुत ही इतना ज़्यादा नहीं रहा है। और इसके लिए हम इनका जो है शुक्रिया अदा भी करते हैं कि जहाँ त्रासदी होती है, जहाँ मुश्किल में लोग होते हैं, वहाँ ये हमदर्द जो है टीम यहाँ पहुँच जाती है। तो हम यही इनके लिए कहेंगे कि ये इनका जो है इनको और ताकत दे, अल्लाह भगवान इनको और ताकत दे कि ये और जोश के साथ और जज्बे के साथ और हिम्मत के साथ, क्योंकि आज के टाइम में ये हिम्मत जुटाना, पैसा जुटाना, फाइनेंशियली जो है इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करके फिर लोगों की मदद करना इतना आसान भी नहीं है। उसके लिए जो है इनको हिम्मत दे, अल्लाह भगवान और हिम्मत दे, जिससे कि ये और भी लोगों की सेवा जो है कर सकें, जो लोग मुश्किल में। कहीं पे भी अगर कोई नेचुरल वे में डिज़ास्टर होता है, कहीं पे लैंड जो है वो सिंक करती है, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जो इमीडिएटली उसको रोकने के लिए की जा सकती है, क्योंकि उसमें वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी होती है कि जब तक लैंड सिंक करना बंद नहीं करेगी तब तक उसके ऊपर कोई भी इकदाम, कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इसके बनिस्बत जो है, इसके मुकाबले में जितने लोग हमारे इफेक्टेड हुए हैं, लगभग जो हमारी 50 to 60 फैमिलीज़ जो हैं वो इफेक्टेड हो गई हैं, हाउस होल्ड इफेक्टेड हुए हैं और उसमें उतने ही घर भी हैं। तो इनके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, उसमें जो है सबसे पहले हम जो है वो इनके रुकने का इंतज़ाम करते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं वो इन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो ये डिस्प्लेस होते हैं। उसके साथ साथ जो है वो हमारी मेडिकल की टीम लगती है, ताकि क्योंकि ज़्यादा लोगों जब एक जगह स्टे करते हैं तो वहाँ पे पूरा सैनिटेशन का ख्याल रखा जाता है। मेडिकल की टीम होती है, वो पूरा मेडिकल के हिसाब से जो है वो जांच करती है। और साथ ही साथ में जो हमारा कंट्रोल रूम भी, जैसे आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में,
तो ये कंट्रोल रूम हमने इस्टेब्लिश किया है, प्लस ये जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसका डीसी चेयरमैन होता है, तो उसका ऑफिस भी जो है वो यहीं पे रहेगा। ये 24/7 जो है वो फंक्शन करेगा। और दूसरा जो कल हम सुबह जो है एक यहाँ पे बड़ा कैंप लगा रहे हैं, जिस कैंप में जितनी भी हमारी फैमिलीज़ हैं, डिस्प्लेस्ड फैमिलीज़ हैं, उनको रजिस्टर करेंगे और साथ ही साथ में उनका जितना भी डैमेज हुआ है उसको हम असेस करेंगे और फिर अंडर रूल जो भी होगा उसके लिए जो है हायर अथॉरिटीज़ को हम जो है वो अप्राइज करेंगे। तो जिला रामबन में भारी बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल पड़ा है। वहीं जिला रामबन की सबसे बड़ी त्रासदी कल के दिन में जो एक लैंडस्लाइड आई रामबन के परनौत इलाके में, जिसकी वजह से गूल संगलदान का सड़क राब्ता जो है मुनक़ता हो गया। उसके अलावा उसके तरफ में तकरीबन 50 से 60 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा और उन लोगों को वहां से सेफर लोकेशन पर मुंतकिल किया गया। वहीं अगर हम बात करें बिजली की तरसीली निज़ाम का, 400 kV के टावर जो है वो डैमेज हुए हैं और 33 kV जो गूल संगलदान, गांधरी और सुमड़ इलाके को बिजली की रसाई करती है वो भी मुनक़ता हो गई और पूरा इलाका जो है घुप अंधेरे में है। ताहम इंतज़ामिया जो है वो कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ को रिस्टोर किया जाए, जिसमें बिजली का तरसीली निज़ाम और सड़क राब्ता है। उसके बाद जो है यहाँ इन लोगों को जो है बाज़ाबादकारी के लिए उनके लिए प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो इमदाद जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से लगातार की जा रही है, उनके लिए टेंटेजेस का लगाए जा रहे हैं और उसके अलावा लंगर वगैरह खाने पीने के तमाम इंतज़ाम किए जा रहे हैं। ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन जो है कल रात देर रात तक उस स्पॉट पर मौजूद रहे। उन्होंने एक 24/7 एक यहाँ पर हेल्प डेस्क भी कायम किया है ताकि लोग जो है वहाँ पर आकर अपनी प्रॉब्लम्स बता सके, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन उनको फौरी तौर पर उनकी मदद कर सके। ताहम बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, गुज़श्ता रात से ही बारिशें हो रही है और जो परनौत इलाका है वो सिंक होने का मजीद सिलसिला जारी है। इसलिए इंतज़ामिया ने उस जानिब जाने से पूरी तौर से पाबंदी लगा दी है, क्योंकि वहाँ पर खतरा लाहिक हो सकता है। लगातार हम देख रहे हैं कि परनौत इलाका गुज़श्ता रात से ही, परसों के दिन से ही लगातार सिंक हो रहा है और उसने अपनी जद में 50 से 60 घरों को लिया है। और उसके अलावा एक ग्रिड स्टेशन है, 400 kV के टावर्स है और गूल संगलदान का सड़क राब्ता भी इसकी जद में आने की वजह से इलाके में जो है अफरा तफरी का माहौल है और 50 से 60 घर जो है वो खुले आसमान तले आने पर मजबूर हो गए हैं। उनकी जो ज़िंदगी भर की कमाई, उनके मकान, उनकी जायदादें हैं वो तहवाबाला होगी और इंतज़ामिया जो है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है उन लोगों की मदद करने के लिए। उन्हें मुख्तलिफ स्कूलों में, पंचायत घरों में और टेंट्स में रोकने का इंतज़ाम किए जा रहे हैं ताकि फ़िलहाल इनकी जो मदद की जाए। बुनियादी जो इमदाद है, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, चाहे उनके रहने खाने पीने का इंतज़ाम है, वो इमदाद की जा रही है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने जो यकीन दहानी करवाई है कि ये पूरी मेरी फैमिलीज़ है, इनकी जितनी भी मदद हो सकेगी, चाहे जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो उनकी भरपूर मदद करेगी ताकि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा से बहाल कर सके। वहीं अगर हम मौसम की बात करें, लगातार मौसम ख़राब है। आने वाले 2 दिनों तक भी महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन है कि मौसम इसी तरीके से ख़राब रहने का अंदेशा है। इसलिए जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे जो है मुतासिर हो सकता है। इसलिए आवाम से गुजारिश की जाती है कि वो जम्मू से नेशनल हाईवे पर ख़राब मौसमी सूरत हाल में सफ़र ना करें और जब उन्हें एमरजेंसी सूरत हाल हो उस वक्त वो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से ज़रूर रब्ता कायम करें ताकि उन्हें हाईवे की एक्चुअल पोजीशन है वो पता लग सके। उसके बाद ही वो सफ़र करे और कहीं पर जो स्लाइड एरिया है उन जगहों पर ना रुके, बल्कि ओवरटेक ना करे, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करे ताकि उनका सफ़र जो है वो आसान रहे और उन्हें रास्ते में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामबन से बिलाल बाली। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। दस साल में मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं अपना वोट कास्ट कर सका। जो त्योहार है ये हर 5 साल के बाद आता है और मैंने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने वोट किया। कैसा लग रहा है पहली बार आप वोट कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक्साइटेड थी मैं और मैं तो काफ़ी टाइम से थी कि नहीं मेरे को फर्स्ट टाइम वोट करना है। मैंने तो अपने फ्रेंड्स को बताया वोट दी। हमारे गवर्नमेंट है हमारी। उम्मीद किया आपको क्या हमारे आपके काम होंगे, किस लिए वोट दिया? गवर्नमेंट कम देती है, खर्चा देती है, सब कुछ देती है। मैंने जो अपना वोट कास्ट किया वो मैंने इस उम्मीद के साथ किया है कि जो भी हमारा उम्मीदवार हो वो विकास करवाए और हमारे इलाके की तरक्की करवाए, हमारे नौजवानों की जो समस्याएं हैं उसको सुधारे। देखिए ये लोकतंत्र का महापर्व आज द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये लोग ने सुबह 6:30 बजे लाइन लगा के खड़े हुए हैं
सब कुछ छोड़ छोड़ के सबसे पहले मतदान करने के लिए आए हुए हैं। हाँ, वोट डाला बहुत आराम से, बहुत बड़ी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मौसम में अचानक तब्दीली आई और इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में जबरदस्त कमी रिकॉर्ड की गई। इससे मकामी लोगों को अपने सर्दियों के कपड़े भी उतारने पर मजबूर होना पड़ा। जगदीश भारद्वाज उधमपुर से बोल रहा हूं। आज मौसम ने तो एकदम ही करवट बदल ली है। कल इतनी गर्मी होने के बावजूद ऐसे लग रहा था कि गर्मी आ गई है, लेकिन रात को जब हवाएं ठंडी चली और बारिश शुरू हो गई और इतनी ठंड हो गई कि लोगों ने गर्म कपड़े निकालना शुरू कर दिया। हमने भी गर्म कपड़े ओढ़ना शुरू कर दिया। अभी 1 घंटा पहले भी जहां बूंदाबांदी हो रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे दिसंबर का महीना है। और ये बेमौसमी बारिशों की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं और लोगों की कणक की फसल जो है पक चुकी थी और उसको भी, किसानों को भी मुश्किल हो रहा है। बाकी ये किसी के हाथ में नहीं, ये कुदरत का ही एक निज़ाम है जिसकी वजह से ठंड का अब माहौल है और लगातार ही बारिशों का मौसम शुरू हो गया है। तो वादी में पिछले कई रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है, जो नई शजरकारी के लिए बेहद मुफीद समझी जाती है। हार्टिकल्चर ऑफिसर तराल का कहना है कि जिन लोगों ने अपने मेवा बागात में स्प्रे नहीं किया होगा वो मौसम ठीक होने के साथ महकमे के साथ राब्ता करें ताकि इन्हें स्प्रे के हवाले से जानकारी फराहम की जा सके। स्टेज वनकस स्टेज चलान सो चलान पेटल फॉल स्टेज तथ पे स्प्रे कर्म रिकमेंड स्प्रे शेड्यूलस मज दिथ यम कर्म टाइमस पे सो स्प्रे तमिस कहीं तह परवाह कि तमिस स्कैब हज चांसेस तो मगर यम कर्म यमिस वो मिस गई स्प्रे ये पेटल फॉलस पे स्प्रे ये गई मिस रिकमेंड कर्म डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी सो बनोमुत शेड्यूल तो तम पे मतलब यमिस कर्म तो तमिस पे गावन कह सह कर मौसम ठीक ग सह पे तम सात कर प्रोटेक्शन का दिख यह फंजिसाइड स्प्रे तो बे ओवरऑल मतलब यह रूद असल खास कर न्यू प्लांटेशन वनकस नो प्लांटेशन कर जान या हाइडनिसिटी तथ असल तम खुद महफूज यह फायदेमंद अगर यह रूद पे वक्त पत वक्त। यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मेरे एक वोट हमारा मुल्क तरक्की करो, अमन चैन में रहे। वोट डाला आपने? हाँ, बहुत आराम से वोट डाला हमने। देश के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। अगर देश ने इतनी तरक्की की है इस वक्त तो हमें भी उसके लिए कुछ करना ही चाहिए ना। जो भी आते हैं, जो भी इलेक्टेड पर्सन आए, उनको चाहिए कि सबसे पहले यूथ का ध्यान रखें, जो बेसिक इश्यूज हैं उनकी तरफ भी ध्यान रखें। इस साल मेरा पहला वोट है और आज मैं वोट अपनी स्टेट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए देने आई हूँ। जो पोलिंग स्टेशन है इसमें बड़े अच्छे तरीके से कतारों में लोग आ रहे हैं और अच्छे तरीके से वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा हम बहुत खुश हैं। जब भी आप अपनी ड्यूटी निभाते हैं और जब भी अपने राइट को एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हमेशा खुशी होती है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं अपना वोट कास्ट कर सका। जो त्योहार है ये हर 5 साल के बाद आता है और मैंने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने वोट किया। कैसा लग रहा है पहली बार आप वोट कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक्साइटेड थी मैं और मैं तो काफ़ी टाइम से थी कि नहीं मेरे को फर्स्ट टाइम वोट करना है। मैंने तो अपने फ्रेंड्स को बताया वोट दी हमारे गवर्नमेंट है हमारी। हाँ, उम्मीद किया आपको क्या आपके काम होंगे, किस लिए वोट दिया आपने? गवर्नमेंट कम देती है, खर्चा देती है, सब कुछ देती है। मैंने जो अपना वोट कास्ट किया वो मैंने इस उम्मीद के साथ किया है कि जो भी हमारा उम्मीदवार हो वो विकास करवाए और हमारे इलाके की। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने भी एक खुसूसी इंटरव्यू में आर्टिकल 370 के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग 370 की मनसूखी का जश्न मनाते थे वो अब रो रहे हैं। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद नौजवान परेशान हैं, नौकरियों का बहरान पैदा हो गया है, नौजवान मंशियात की लत का शिकार हो रहे हैं। न्यूज़ 18 जयकलेज के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी ने पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के साथ खुसूसी बातचीत की। ये है कि आप बीजेपी को अपोज कर रही हैं हर एक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनका ये कहना है कि बीजेपी को लाने वाले आप लोग थे। देखिए बीजेपी के साथ जो
मुआहिदा जो अलायंस पीडीपी का हुआ, कोई भी पार्टी अगर उनके पास 60 सीटें भी होती नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तब भी वो बीजेपी से ये सारे बातें नहीं मनवा सकते थे जो हमने मनवाई। कि हमने कहा 370 को नहीं छेड़ना है, फौज को निकालना है सिविलियन एरिया से, एस्पा को खत्म करना है, पाकिस्तान से बात करनी है, हुर्रियत से बात करनी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बातें बीजेपी को कोई और पार्टी। तो आपको याद दिलाते चलें कि पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के साथ न्यूज़ 18 JKLH की ये खुसूसी बातचीत आज रात 8 बजे आप तफसील के साथ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हमारे नुमाइंदे सरोश कफील भी हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। मैं सरोश आपके पास आना चाहूँगा पहले, क्योंकि आज न्यूज़ 18 JKLH से पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बातचीत की है। कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन 370 पर महबूबा मुफ्ती ने खासतौर से 370 पर फोकस किया और उन्होंने कहा कि 370 के बाद अब लोग परेशान हैं। देखिए अभी आपको बताएं, देखिए उन्होंने 370 पे बात की है, उन्होंने कुछ ऐसे प्रोमिसेस किया और न सिर्फ महबूबा मुफ्ती, इस वक्त अगर आप बात करें कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वाज़ेह करके बताया है कि 370 जो है कहीं ना कहीं हम वापस रिवोक करेंगे। लेकिन आपको ये बात भी बता दूं, आपको याद होगा जिस दिन प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने यहाँ एक स्पीच दी थी 7 मार्च को। उन्होंने कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ये वादा करिए कि 370 वापस आएगा तो ये झूठी बातें हैं, क्योंकि उस दीवार को ना अब हमने सिर्फ गिराया है, उसको हमने जमीन के अंदर बोस कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस वक्त, मैं सिर्फ पीडीपी की बात नहीं करूंगा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो हैं जो कहीं ना कहीं 370 बेच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है उनका वोट गार्नर कर पाए, ये बोल के कि 370 हम बाद में रिवोक करेंगे। देखिए ये कहीं ना कहीं एक तो कोर्ट के ऑर्डर आ चुके थे इस पे, अब या तो आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाएं, वो एक अलग बात हो जाती है, या तो आप कहीं ना कहीं अब ये मान लें कि 370 जो है वो एक जो आप कुछ लोगों का कहना है, जैसे बीजेपी का कहना है कि वो बैरियर जो क्रिएट हो रहा था 370 के बाद वो बैरियर हट चुका है, और यहाँ के लोगों का जो है, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि नहीं 370 जो है वो नहीं हटना चाहिए था या फिर से हम रिवोक करेंगे। देखिए अगर अब हम फैक्ट्स में जाएं, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कि अब 370 वापस नहीं आएगा। तो इस वक्त ऐसी बातें करना, वो भी पीडीपी की जो सदर रही हैं, जो एक कद्दावर नेता हैं इस वक्त, कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीदें देना कि 370 हम वापस लाएंगे, तो ये एक फॉल्स, मैं बता सकता हूँ आपको, नरेटिव रहेगा जो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पे भी समझ आ चुका है। और जैसे मैंने आपसे कहा, मैं सिर्फ महबूबा मुफ्ती की बात नहीं कर रहा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त कोशिश कर रही है 370 बेचने की, वो कहीं ना कहीं फॉल्स नैरेटिव है। और ये बात जो है अबू, ये लोग बहुत अच्छे से यहाँ समझ चुके हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपसे कई बार जिक्र किया है। अगर आप एक कॉमनर से पूछते हैं, एक आम आदमी से पूछ रहे हैं कि 370 से पहले या 370 हटने के बाद कितनी चेंजेस आई हैं, आप एक स्टूडेंट से पूछे, यंग टाइम जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे पूछे, तो नहीं लगता कि 370 हटने से या रहने से उस पर्टिकुलर जो अभी की जो जनरेशन है या जो इसके आने वाली जनरेशन है उनको इसके बारे में पता भी है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त ये कहना, जो आज आपने देखा कि इंटरव्यू आने वाला है उसमें ये कहना कि 370 हमारा फोकस रहेगा, तो जैसे मैंने आपसे कहा ये कहीं ना कहीं सबवर्ट हो रही हैं चीजें। बाकी ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था और इससे अब बियॉन्ड, इससे अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एनसी की बात कर रहे हैं, जब भी पीडीपी बात करता है या ऑपोजिशन बात कर रहा है, एनसी पे 1987 फेंका जा रहा है, पीडीपी पे 2014 फेंका जा रहा है, 77 के इलेक्शंस की बात होती है। तो कब तक जो ये इश्यूज हैं इनमें ही आपस में ये लोग लड़ते रहेंगे और एक जो यहाँ के लोग हैं उनको और ज्यादा सप्रेस करेंगे। इससे बियॉन्ड देखिए, अब 370 से बाहर निकलिए, 77 इलेक्शंस, 87 इलेक्शंस, इस सब से बाहर निकले। 2014 सरोज, क्योंकि अभी 370 2019 में 370 खत्म होने के बाद पहला चुनाव है, इसमें इस पर जाहिर सी बात है कि इस तरह की बयानबाजी तो होनी ही थी और बयानबाजी हो भी रही है। मैं समीर आपके पास आना चाहूंगा। समीर, जिस तरह से सरोज कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 370 पर आने के बाद अब 370 तो मुकम्मल तौर पर एक तरह से खत्म हो गया, लेकिन सियासी पार्टियां कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी उसे पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रही हैं। खासतौर से जो घाटी की पार्टियां हैं, कश्मीर की पार्टियां, वो एक तरह से 370 को इस चुनाव में अपना मुद्दा बना रही हैं। और समीर, एक चीज और बहुत खास देखी कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि कश्मीर की पार्टियां ये भी कह रही हैं कि 370 खत्म होने के जो असरात हैं वो अब जम्मू के लोग भी उससे अब नाराज नजर आ रहे हैं।
देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर सियासत की बात करें तो जम्मू कश्मीर की सियासत में लोकसभा इलेक्शंस में दफ़ा 370 बहुत एक बड़े पैमाने पर उछाला जा रहा है। और ये आज की बात नहीं, आर्टिकल 370 का जो इशू है ये कई सालों से जम्मू कश्मीर में इसका एक अहम मुकाम हासिल है। लेकिन धारा 370 को जब से हटाया गया है तब से बीजेपी ने इसको नेशनल लेवल पे जबरदस्त और जोरदार तरीके से उठाया। अगर आप देखें इस वक्त का जो पोल कैंपेन चल रहा है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर की कैंपेन की तरफ नजर डालें, जहां जहां वो रैलियां कर रहे हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जहां जहां रैलियां कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जहां जहां रैलियां कर रहे हैं, इन रैलियों में वो जरूर एक बात कहते हैं कि दफा 370 हटाया हमने इसको एक तरह से ध्वस्त कर दिया और उसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में शांति आई है, डेवलपमेंट है, विकास है। तो बीजेपी के लिए धारा 370 हटना ये एक बड़ा कौमी नेशनल इशू है, लेकिन उसके साथ ये पॉलिटिकल इशू भी है और इस पे वो खूब राजनीति कर रहे हैं। नफा नुकसान किसको हुआ उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी इस आड़े बीजेपी को टारगेट कर रही हैं, क्योंकि बीजेपी धारा 370 आर्टिकल 370 को एक बड़े इशू के तौर पर ले रही है। तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं जिसमें मेनली पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि उनका वाज़ेह स्टैंड है कि दफा 370 आपने हटाया, ये एक गैर कानूनी तरीके से आपने उठाया, आपने इसको लोगों के मशवरे, यहाँ स्टेट असेंबली नहीं थी, आपने उसको उठाया। कांग्रेस इसमें ज्यादा बोल नहीं रही है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद कांग्रेस का स्टैंड है कि यहाँ पे स्टेटहुड रेस्टोर कीजिए या यूनियन टेरिटरी, ये जो असेंबली इलेक्शन करवाइए, धारा स्टेटहुड रेस्टोर कीजिए। वो 370 के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो पीडीपी है वो ये कह रही है कि आपने इसको गैर कानूनी तरीके से हटाया और उसके बाद जो यहाँ के हालात हैं वो खराब हो गए हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं, वो कानून की बात नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे धारा 370 हटने के बाद आपने कुछ नहीं किया, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ करप्शन भी बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट नहीं इतनी आ रही है, लोगों में अनरेस्ट है। तो ये पीडीपी का भी स्टैंड है और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है। जो महबूबा मुफ्ती आज कह रही है वो उन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर लोग जो लद्दाख का उन्होंने रेफरेंस दिया, और लद्दाख में जिस तरह से आपको पता है कई दिनों से एजिटेशन चल रही है, तो उनका ये कहना था कि यही लद्दाख के लोग और जम्मू के लोग जब धारा 370 हटाएगा तो ये जश्न मना रहे थे, लेकिन आज वो पछता रहे हैं। और वो लद्दाख का रेफरेंस क्यों दे रही है? क्योंकि वहां पे आपको पता है कि कई दिनों से लगातार एजिटेशन चल रही है और वहां पे लोग ये कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड दीजिए, अलग से सेपरेट स्टेट दीजिए, वहां पे अलग अलग अपनी एक सिक्योर जॉब के लिए गारंटी दीजिए। जम्मू की वो रेफरेंस की इसलिए कह रही है कि वो कह रही है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू के लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे दूध की गंगा बहेगी, लेकिन यहाँ पे ना तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ना यहाँ पे, और जो बिजनेस कम्युनिटी है वो दरबार में हटने के बाद यहाँ पे ज्यादा उनको मुतासिर हुई है। तो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो भी अपनी तरफ से कार्ड खेल रहे हैं दफा 370 को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना के। हालांकि ये सरोज भी जिस तरह से कह रहे थे कि दफा 370 पर आप सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगा दी है कि ये जो उठाया गया है ये कानून के तहत उठाया गया और दफा 370 अब एक हिस्ट्री है। लेकिन इस पर जो राजनीति है, और खासकर आपको पता ही है जब इलेक्शन होते हैं सियासत बड़े पैमाने पे की जाती है, और जो सियासतदान है, सियासी पार्टियां हैं, वो इस पे सियासत करती हैं। और दफा 370 एक इमोशनल एक कार्ड रहा है। आपको याद होगा इस पे जब पहले ये आया था, बीजेपी ने जब इसको मैनिफेस्टो में भी रखा था कई साल पहले, तो उस पर भी हंगामा तब से बरपा हुआ था, जो चलता रहा। और आपको पता ही है जब धारा 370 हटाया गया किस तरह से कश्मीर में जो प्रोमिनेंट लीडर थे उनको जेलों में बंद कर दिया गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी मानती थी कि इस पे वहां पे एजिटेशन हो सकती है, वहां पे हालात खराब हो सकते हैं, जो कि नहीं हुए। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा कैलकुलेटेड और बहुत तरीके से उसको हैंडल किया। लेकिन अब क्योंकि 3 फेजेस के इलेक्शन कश्मीर वैली में है, तो महबूबा मुफ्ती ने जो इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, जॉब्स नहीं है, यहाँ लोग परेशान हैं, तरह तरह की उन्होंने इस पर एग्जाम्पल दिए, रेफरेंस दे दिया लद्दाख का, रेफरेंस दिया जम्मू का। तो कहीं ना कहीं जो महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, या बाकी जो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जैसे नेता हो, वो जोरदार तरीके से इस बात को उठा रहे हैं और
इस पे राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी भी अपनी तरफ से इस चीज को कार्ड को खेल रही है। जम्मू में जो कैंपेनिंग हुई, इस कैंपेनिंग में भी चाहे प्राइम मिनिस्टर आए, अमित शाह आए, योगी आए, राजनाथ सिंह आए, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि धारा 370 हटा के हमने एक हिस्टोरिकल काम किया और उसके बाद यहाँ पे नॉर्मलसी है, स्टोन पेल्टिंग नहीं है, मिलिटेंसी का ग्राफ, टेरर ग्राफ कम हो गया है, लोग टूरिस्ट आ रहे हैं। तो ये राजनीतिक हमें समझना चाहिए कि जो इसके हाँ में है और ना में है, जो इसके फेवर में है 370 हटने के और जो इसके खिलाफ है कि जो जिस तरह से हटाया गया उससे वो खुश नहीं है, वो अपनी अपनी तरफ से राजनीति कर रहे हैं और यही राजनीति का गेम है, यही सियासत है और ये सियासत चलती रहेगी। और अब विधानसभा पोल्स भी हैं, तब भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता है और यही सियासत दान कर रहे हैं। और जो आजकल हो रहा है समीर, जो खासतौर से जम्मू कश्मीर के जो रिवायती पार्टियां हैं वो नहीं चाहती कि 370 का मुद्दा एक तरह से दबे, बल्कि वो चाहती हैं कि चुनाव में भी इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश की जाए। जिस तरह से समीर और सरोज आप दोनों ने बताया कि एक इमोशनल इशू तो हाई है, इसी वजह से जम्मू कश्मीर की रिवायती पार्टियां चाहती हैं कि इस मुद्दे को एक तरह से भुनाया जाए और पब्लिक के बीच में लेकर जाया जाए। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 370 एक बड़ा मुद्दा एक तरह से बना हुआ है। अपने नाजरीन को हम फिर से बता दें कि रात 8 बजे पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के साथ आप न्यूज़ 18 JKLH का पूरा इंटरव्यू रात 8 बजे देख सकते हैं। समीर और सरोज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब। नौजवान